हेलो। आज मैं आपको प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगी। प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी हमारा हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था कि हमारी साइकोलॉजी की हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी और आपका है पोस्ट साइंटिफिक साइकोलॉजी। मीन्स साइंटिफिक साइकोलॉजी जो आपका 1879 से लेकर आपका प्रेजेंट तक चला हुआ है, आज तक चला हुआ है। तो सबसे पहले हम प्री साइंटिफिक स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी में क्या है, सबसे पहले हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है कि आपके शरीर रचना संबंधी कार्य, कि आपका जो शरीर का निर्माण हुआ है वो किस तरीके से किया गया है और कैसे किया गया है। इसमें देखिए जो ग्रीक फिलोसफर है हमारे, वो है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने क्या किया था, ह्यूमन बॉडी को देखा था कि उस बॉडी में क्या फ्लूइड है, और उस फ्लूइड को देखकर इन्होंने ह्यूमंस को 4 फ्लूइड्स में डिवाइड किया था, जिसमें आपका ब्लड बाइल, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लैगम, यानी कि 4 जो ह्यूमरस आए थे वो थे। अब देखो उन्होंने क्या किया कि जो हमारे वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में इतनी सारी पर्सनैलिटी रहती है, उस पर्सनैलिटी को इन्होंने स्टडी किया और उन लोगों की पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने डिवाइड किया, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उन्होंने ये बताया कि किन लोगों के अंदर ब्लड बाइल होता है, किन के अंदर येलो बाइल होता है, किन लोगों में ब्लैक बाइल और किन लोगों में फ्लैगम है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि शरीर रचना संबंधी में हमें यही चीजें देखनी है कि ब्लड बाइल, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लैगम। अब देखिए, अब इन्होंने ये बताया है कि जिस लोगों में येलो बाइल की अधिकता ज्यादा होती है, यानी कि जिनमें येलो बाइल ज्यादा होता है, वो लोग अग्रेसिव होते हैं और एक्साइटेबल होते हैं। अग्रेसिव मीन्स वो क्रोध उनमें ज्यादा होता है, गुस्सा उनमें ज्यादा होता है। एक्साइटेबल किसी भी काम को करने के लिए वो एक्साइटेड होते हैं। फिर जिनके अंदर ब्लैक बाइल होता है वो क्या होते हैं, वो शांत होते हैं, विथड्राउन होते हैं, यानी कि जिनके अंदर ब्लैक बाइल है वो क्या होंगे, समाज से वो हट जाएंगे, डिप्रेशन उनके अंदर आ जाएगा, अपने आप को किसी भी काम को करने में वो पहल नहीं दिखाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो हमारी प्री साइंटिफिक साइकोलॉजी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप को इंक्लूड किया गया है, और ये हमारे हिपोक्रेट्स ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, बेली ह्यूमन की बॉडी की स्टडी की थी और बॉडी में किस तरीके के फ्लूइड्स पाए जाते हैं उन फ्लूइड को स्टडी किया था और लोगों को 4 फ्लूइड्स में डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट है आपका माइंड बॉडी प्रॉब्लम। माइंड बॉडी प्रॉब्लम कि हमारा माइंड अलग है, बॉडी अलग है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट आए थे जिन्होंने माइंड बॉडी के कंसेप्ट पर काफी रिसर्च की है, काफी स्टडी की है। कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना यह है कि हमारी माइंड अलग है और हमारी बॉडी अलग है, यानी कि हमारी माइंड अलग काम करता है, बॉडी अलग काम करती है। अब ग्रीक फिलोसफर ने क्या बोला है, इन्होंने ये बताया है कि रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी का इन्होंने रिलेशनशिप बताया है कि दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने क्या बोला है कि हमारा माइंड इंडिपेंडेंट है, हमारी बॉडी इंडिपेंडेंट है। हमारा माइंड स्वतंत्र रूप से काम करता है और हमारी बॉडी स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारी माइंड और बॉडी एक है, कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारी माइंड अलग है और बॉडी अलग है, दोनों। तो इन चीजों पर भी कुछ डिबेट्स हुए हैं और इसका अभी तक कुछ अच्छे से इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि हमारा माइंड अलग है और हमारी बॉडी अलग है। लेकिन जो हम बात करते हैं तो हमारे जब दोनों साथ में काम करते हैं तो ही हमारा काम में परफेक्टनेस आती है। फिर इनेट आइडियाज, इनेट आइडियाज के बारे में भी कुछ डिबेट्स हुई है, फिलोसफर्स ने भी इसमें डिबेट किया है। लेकिन जो हमारे देकार्ते हैं, देकार्ते ने क्या बोला है कि जो ह्यूमन है वो क्या होता है कि हमारे सर्टेन आइडिया के साथ जन्म लेता है, कि जब भी किसी ह्यूमन बीइंग का जन्म होता है तो वो जन्म के साथ ही कुछ अपने आइडिया लेकर आता है, यानी कि उसके अंदर थॉट्स होते हैं, वो सोच सकता है। जबकि लोग ने ये बोला है कि जब ह्यूमन का जन्म होता है तो वो एक कोरी स्लेट के जैसे होता है, तो हम उसके ऊपर आइडिया लिखते हैं, उसके ऊपर ओवर राइटिंग की जाती है। इन्होंने बोला है कि बिलीव दैट मैन इज एट बर्थ टेबुला रासा, कि जब ह्यूमन का जन्म होता है तो एक ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट की तरह होता है, उसके ऊपर हम अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं। जैसे कि वो बड़ा होता है, समाज में वो रहता है, समाज से सीखकर वो अपने आइडियाज लेकर आता है और उसके ऊपर ओवर राइटिंग की जाती है।
कुछ फिलोसोफर ने ये बोला है कि टेंडेंसी के साथ जन्म लेते हैं, कुछ सर्टेन आइडिया के साथ होते हैं। कुछ ने ये बोला है कि जो हमारे इनेट आइडियाज होते हैं वो उनके मूल रूप से उनके साथ ही आते हैं, यानी कि वो वास्तविक होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन नेचर की। ह्यूमन नेचर क्या होता है? इन्होंने ये कहा था कि ह्यूमन नेचर द बेसिक नेचर ऑफ मैन इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चर, कि जो कल्चर है और जो ह्यूमन नेचर है वो उनसे अलग है, वो स्वतंत्र है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ डिबेट्स चले हैं, कुछ बातें चली हैं। तो रूसो ने ये बोला है कि ह्यूमन बेसिकली गुड होता है, यानी कि जब वो जन्म लेता है तो बेसिकली वो अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, यानी कि वो बड़ा होता चला जाता है, जब वो सोसाइटी के अंदर रहता है तो सोसाइटी से वो कुछ थॉट्स लेता है, तो वहां से उसके अंदर एक बैडनेस की फीलिंग आ जाती है। जबकि स्पेंसर ने ये बोला है कि ह्यूमन जन्म से ही स्वार्थी होता है, यानी कि मैन स्पोज इनेट सेल्फिशनेस एग्रेसिवनेस, यानी कि जब से वो जन्म लिया है उस जन्म के साथ उसके अंदर एक स्वार्थ की भावना होती है, एक अग्रेसिवनेस के साथ वो जन्म लेता है। और जैसे जैसे वो ग्रो करता है, अपनी सोसाइटी में आता है, तो वहां से वो क्या करता है, अपने आप को अपनी पर्सनैलिटी में वो सुधार लेकर आता है, वो एक अच्छा बनने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस और सेंसरी प्रोसेस की। कॉन्शियसनेस क्या है कि जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, कॉन्शियसनेस के स्टेट में आप बैठे हैं, आपकी सेंसेस काम कर रही हैं। जैसे मैं बोल रही हूँ तो आपके जो कान है वो उस मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो सेंसरी प्रोसेस उसकी चल रही है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉन्शियसनेस के बारे में फर्स्ट ऑफ दिस इज फाउंड इन ब्रिटिश फिलोसफर, यानी कि 19th सेंचुरी में ब्रिटिश में कॉन्शियसनेस के ऊपर बातचीत की गई थी। और यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात की गई थी, कंसर्न ऑफ नेचर ऑफ आइडियाज एंड हाउ आइडियाज आर एसोसिएटेड इन द माइंड, कि आइडियाज की नेचर क्या है और वो आइडियाज हमारे माइंड के साथ कैसे एसोसिएट कर पाते हैं, कैसे हमारे संबंध स्थापित कर पाते हैं। और सेकंड क्या था, ये था कि फाउंड इन द बायोलॉजिकल एंड फिजिकल साइंस डेवलप्ड इन जर्मनी। दूसरा था कि बायोलॉजिकल जो हमारा फिजिकल साइंस है, हमारी बॉडी की जो फिजिकल और जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो मेनली दो चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, हमारे नेचर ऑफ आइडियाज के बारे में बात करेंगे और सेकंड हमारा करेंगे बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से हम देखते हैं, मैनी ब्रिटिश फिलोसफर्स ऑफ द 19th century concerned themselves with the such questions, what conditions are necessary for ideas to become associated in the mind, कि आइडियाज बनने के लिए कैसी कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए और किस तरीके से वो आइडिया हमारे माइंड के साथ एसोसिएट करते हैं, यानी कि संबंध स्थापित करते हैं। व्हाट आर आइडिया, आइडियाज क्या है, आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडिया, क्या अलग अलग तरह के आइडियाज होते हैं। एंड आर कॉम्प्लेक्स आइडिया सिंपली द एडक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल आइडिया, और जो हमारे कॉम्प्लेक्स आइडिया हो कैसे बनते हैं, क्या हमारे सिंपल आइडियाज को मिलाकर हम कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाते हैं। तो इन चीजों के बारे में बात की गई है। यहाँ ये बताया गया है कि कॉम्प्लेक्स आइडिया आर नॉट ऑलवेज मैटर ऑफ कॉम्पोजिशन। इन्होंने ये कहा कि जो कॉम्प्लेक्स आइडिया आते हैं वो आइडियाज ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स के रूप में ही आए, जो हमारे सिंपल सिंपल आइडिया बनेंगे वो सिंपल सिंपल आइडिया जुड़कर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स आइडिया वो लेकर आते हैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे आइडियाज के बारे में बात हुई है और यहाँ पर ये बताया गया है, जो हेडवेवर था इन्होंने ये बताया था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स आइडिया मेंटल केमिस्ट्री, कि जो हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग के में जो केमिस्ट्री चल रही है उस मेंटल केमिस्ट्री के साथ हमारे कॉम्प्लेक्स आइडिया फॉर्म होते हैं, फॉर्म यानी कि वो कॉम्प्लेक्स आइडिया बनते हैं। The second area of interest that greatly influenced the early development of psychology, as we have pointed out, involved functioning of the sense organs. सेकेंड हमारा क्या है, सेंस ऑर्गन्स, की हमारी सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करती हैं, सेंस ऑर्गन्स कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे वो काम करता है। तो सेंस ऑर्गन्स के ऊपर बात हुई थी, काम किया गया था 18th और अर्ली 19th सेंचुरी, कि जब हमारी 18वीं शताब्दी चल रही थी, खत्म हो गई थी और 19th सेंचुरी शुरू हुई थी, उस टाइम सेंस ऑर्गन्स के ऊपर बातचीत की गई थी। फिर यहाँ है कि फिनोमिना ऑफ द माइंड कुड नेवर बी स्टडीड थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड,
कि जो हमारा माइंड का कॉन्सेप्ट है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, इसके ऊपर अब तक कोई साइंटिफिक मेथड ने काम नहीं किया था। और सच फिनोमिना दैट वर कॉन्फिडेंट वुड ऑलवेज लाई विद इन द डोमेन ऑफ फिलोसफी। और जो हमारा माइंड का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा फिलोसफी के अंदर एक डोमेन के रूप में काम किया है। और इसके ऊपर काम किया था जर्मन साइंटिस्ट थे हमारे वेबर एंड फैक्नर। जब हमारी सेंस ऑर्गन्स की बात आई थी, माइंड की बात आई थी कि माइंड कैसे काम करता है, सेंस ऑर्गन्स कैसे काम करती हैं, तो यहाँ पर वेबर और फैक्नर दो जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके ऊपर बात की थी। बट जो वेबर था, वेबर वन ऑफ द पोइनर ऑफ फिजियोलॉजी, यानी कि जो हमारा वेबर है, जो हमारा फिजियोलॉजी का पोइनर था, और इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, was interested in the relationship between changes in the physical environment and human ability to perceive such changes। कि जब ह्यूमन के सामने कोई स्टिमुलस आता है, कोई किसी चीज को परसीव करता है, तो अपने इन्वायरमेंट के साथ उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, किस किस तरीके के फिजियोलॉजिकल चेंज उसके अंदर पाए जाते हैं। इन द कोर्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन ही डिस्कवर्ड दैट देयर वाज नो इन फैक्ट अ वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन द टू। कि जो हमारी सेंस ऑर्गन्स है और जो हमारी माइंड है, इनके अंदर एक रिलेशनशिप है। इन्होंने ये बताया था कि टू इलस्ट्रेट, इसको इन्होंने एलैबोरेट किया था और ये बताया, सपोज वी हैव अ रूम इल्यूमिनेटेड बाय ओनली 2 कैंडल्स, कि हमने एक रूम के अंदर 2 कैंडल्स जलाई हैं, तो उन 2 कैंडल से उस रूम में, पूरे रूम में रोशनी हो गई है। लेकिन जब हम तीसरी कैंडल जलाते हैं तो उस रोशनी में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया था, लगातार उन्होंने धीरे धीरे 3, 4, 5, 6, यानी कि उसमें कमरे में 20 उन्होंने मोमबत्तियां जला दी थी। और फिर ये देखा था कि उस रोशनी में हम कैसे परसीव कर पाते हैं। तो जो डिफरेंस आया था कि जब हमने 2 मोमबत्ती जलाई थी तो रोशनी उसको रूम में, पूरे रूम में फैल गई थी, और जब हमने 20 मोमबत्ती जलाई थी तो उस रूम में रोशनी और तेज फैल गई थी। तो ये क्या है, हमारा एसोसिएशन है किसके साथ, हमारी सेंस ऑर्गन्स के साथ, और हमने जो परसीव किया हमारे एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जब हमने उस रूम में 2 मोमबत्ती जलाई और जब हमने उसमें 20 मोमबत्ती जलाई, तो रोशनी में जो डिफरेंस आया है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। की वो डिफरेंस क्या है कि 2 मोमबत्ती में उस रूम में रोशनी कम थी, 3 में भी उसके इक्वल ही थी, लेकिन जब हमने क्वांटिटी बढ़ाई, यानी कि जब हम 2 से 20 मोमबत्ती की तरफ गई हैं, तो उस रूम में रोशनी और भी तेज हो गई है। तो while Weber did not initially work on this problem, he failed to appreciate its great significance. He discovered was viewed as extremely important of Fechner। यानी कि वेबर ने इसके ऊपर काम किया था, लेकिन इसने जो काम किया था, इनिशियल वर्क किया था, उसमें प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए थे। बाद में जो फेकनर था, उन्होंने मैथमेटिकल कनेक्शन से बताया था, फिजिकल और फिर साइकोलॉजिकल कनेक्शंस के बीच में। मैथमेटिकल कनेक्शंस में इन्होंने वही है कि 1, 2, 3, 4, 5 कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। और फिर उन्होंने ये बताया था, Fechner incidentally spent most of his life investigating the relationship between physical stimuli and sensory process, an area of work he labeled psychophysics। यानी कि जो वेबर के काम से फेकनर क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, और उन्होंने इसके काम को आगे बढ़ाया, और इन्होंने जो अपना मेनली टाइम था, इन्होंने इस चीज पर इन्वेस्ट किया है कि जो फिजिकल स्टिमुलाई है और जो हमारी सेंसरी प्रोसेस है उसके बारे में इन्होंने बात की है, और इसको नाम दिया साइकोफिजिक्स, यानी कि मनोभौतिकी का। अब मैं फिजिकल स्टिमुलाई सेंसरी प्रोसेस का थोड़ा सा आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए, कुछ बच्चे चाय पीते हैं, कुछ बच्चे नींबू पानी भी पीते हैं, कोई चाय फीकी पीते हैं, कोई चाय मीठी पीते हैं। ऐसे ही कोई नींबू पानी में तेज मीठा पसंद करता है, कोई कम मीठा पसंद करता है। जब आपको नींबू पानी या चाय पीने के लिए दी जाती है, अगर उसमें आपके लेवल के अकॉर्डिंग मीठा नहीं है, तो आप उसमें डिफरेंस बता सकते हैं कि जो ये पानी का टेस्ट है, मेरे जो थ्रेश होल्ड है वहां तक नहीं पहुंच पाया है, यानी कि मुझे इस पानी के अंदर जो मीठापन है वो मुझे नहीं दिखाई दिया है, मुझे एहसास नहीं हुआ है, मुझे उसका एसोसिएशन नहीं हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, उसमें और शक्कर मिलाएंगे, और आपका जो थ्रेश होल्ड है, यानी कि जिस लेवल पर आपको ये पता चलता है कि हाँ अब मुझे इस पानी में मिठास अनुभव हुई है,
तो उस थ्रेश होल्ड तक उस पानी के लेवल को लाने के लिए आप उसमें और शक्कर मिलाते हैं। तो ये क्या है आपका फिजिकल स्टिमुलाई और सेंसरी प्रोसेस। फिजिकल स्टिमुलाई क्या है, आपके लिए वो चाय का कप या वो नींबू के पानी का गिलास। और आपकी सेंसरी प्रोसेस क्या है, जो आपकी टंग है, जो उसमें टेस्ट है, उसने उस चीज के अंदर एसोसिएशन बनाकर दिखाया है। तो ये आपकी हिस्ट्री का प्री साइंटिफिक इरा था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम साइंटिफिक साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे।